नमस्कार। मेरठ जिला वेस्ट यूपी का रिप्रेजेंटेटिव जिला है। मेरठ में कहा जा रहा है बहुत लंबे अरसे से कि कभी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनेगा अलग से, जिसे हरित प्रदेश भी कहा जाता है, तो उसकी राजधानी कभी मेरठ ही होगी। हालांकि इसे लेकर कंट्रोवर्सी है और ये एक ख्वाब की तरह है कि कभी पूरा होगा या नहीं, लोगों के जहन में। लेकिन जब मेरठ का नाम आता है तो मेरठ को क्रांति धरा और 1857 की संग्राम से जुड़ी हुई जमीन, ये सब चीजें कहा जाता है। लेकिन इन दिनों मेरठ किन्हीं और वजहों से सुर्खियों में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन बना है, उसे लेकर मेरठ में जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई है। मेरठ की जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और रालोद ने जो अपने गठबंधन के प्रत्याशी उतारे, उसमें आरोप ये है ज्यादातर लोगों का कि वो सारे छद्म रूप से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिन्हें आरएलडी के बैनर पर उतार दिया गया है। इससे मेरठ के जाट समुदाय में बहुत नाराजगी है। 7 विधानसभा सीटें हैं। सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर रिजर्व सीट है, मेरठ सिटी, मेरठ साउथ, किठौर और मेरठ कैंट। इन सभी सीटों पर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर गठबंधन का जो प्रत्याशी घोषित हुआ है, उसे लेकर जबरदस्त हाय तौबा मची है। और इस हाय तौबा ने कई बार यह भी संदेश दे दिया है कि गठबंधन इस समय खतरे में है और कायदे से गठबंधन में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अखिलेश यादव के दबाव में आ गई है। सिवाल खास सीट यहां की बड़ी खास है और सिवाल खास से पिछली बार बीजेपी के जितेंद्र सतवाई विधायक थे और पहली बार चुनाव लड़े और जीते। और जो जातिगत समीकरण है यहां पर, वो भी बड़े ऐसे हैं कि जो निश्चित रूप से गठबंधन को एक्साइट करते वाले हैं। और यहां से इस बार गठबंधन ने गुलाम मोहम्मद को अपना प्रत्याशी बना दिया है और इसे लेकर कंट्रोवर्सी ये हुई है कि गठबंधन के लोग ये चाह रहे थे कि यहां से किसी जाट को टिकट दिया जाना चाहिए था। कुछ इसी तरह की बातें बाकी सभी सीटों के बारे में भी है। आज मेरठ की सीटों के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए मैं मेरठ में वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी अमित कुश जी के साथ जुड़ रहा हूं और आपका स्वागत है अमित जी। नमस्कार हर्ष जी, धन्यवाद। और मुझे ये बताइए कि अभी जो वहां पर सभी 7 सीटें हैं आपके जिले की, इसकी सभी सीटों पर जो पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं वो सभी डिक्लेयर हो चुके हैं। किस किस सीट पर कौन कौन प्रत्याशी हैं, पहले तो ये मुझे एक एग्जैक्ट पिक्चर यहाँ जी। पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा यहाँ साबित हुआ। 7 विधानसभा सीटों में से 6 पे बीजेपी ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की थी और इस बार भी बीजेपी ने अपने 4 सिटिंग एमएलए को फिर से टिकट दिया है। सरधना में संगीत सोम फिर से टिकट पा गए हैं। मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर को टिकट दिया है। किठौर से सत्यवीर त्यागी मैदान में है और हस्तिनापुर जो सुरक्षित सीट है वहां से दिनेश खटीक को फिर से टिकट मिला है। मेरठ कैंट में सत्य प्रकाश अग्रवाल, हालांकि उनका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, 4 बार वो लगातार विधायक चुने गए, लेकिन उनकी उम्र ने उनका साथ नहीं दिया और उनका बयान भी आया कि रिटायरमेंट के कारण मुझे टिकट नहीं मिला है। तो वहां वो जैसे बीजेपी में कह देते हैं एल्डर्स क्लब में चले बिल्कुल वो एल्डर्स क्लब में चले गए हैं। और इस बार कैंट से अमित अग्रवाल पे बीजेपी ने दांव लगाया है। अमित अग्रवाल पहले भी विधायक रह चुके हैं बीजेपी से और चूंकि कैंट बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है बीजेपी का, लगातार पार्टी यहाँ से जीतती रही है और उसके जो हिंदू वोटर्स की संख्या वहां ज्यादा है, तो इसलिए पुराने एक भरोसेमंद प्रत्याशी को ही इस बार कैंट से दांव लगाया है। और मेरठ शहर सीट जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सीट, पारंपरिक सीट मानी जाती है, हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी वाली सीट ही शायद पिछली बार बीजेपी बिल्कुल रफीक अंसारी सपा से उन्होंने वाजपेयी को हराया था और इस बार पार्टी ने यहाँ से कमल दत्त शर्मा को उतारा है जो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे। वो काफी जुझारू और एग्रेसिव टाइप के नेता माने जाते हैं बीजेपी के, तो शहर सीट से उनको टिकट मिला है। और सिवाल खास सीट जो है मनिंदर पाल सिंह को दी है, जो जिला पंचायत जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पर,
और हालांकि उनका विरोध भी है, तो सिवालखा सीट जैसे अभी आपने जिक्र किया कि केवल रालोद के खेमे में ही नहीं बल्कि बीजेपी के खेमे में भी विरोध है उसमें। बीजेपी में क्यों विरोध है, क्या मनिंदर पाल के नाम पे? मनिंदर पाल को माना जा रहा है कि वो भारी प्रत्याशी हैं, वो प्रॉपर सिवालखा से उनका रिश्ता, जो वहां के कहाँ रहते हैं वो लोग नहीं है, वो मूल मेरठ शहर उनका कार्य क्षेत्र रहा है, तो लोगों एक हालांकि बहुत ज्यादा ये विरोध परवान नहीं चढ़ सका, तो अभी तो सब पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हो लिए हैं, लेकिन बीच में विरोध रहा उनका। और किठौर से जो है सतवीर त्यागी, हाँ, किठौर से सिटिंग एमएलए हैं सत्यवीर त्यागी, और उन पर दांव लगाने का एक कारण ये हो सकता है कि पिछली बार अप्रत्याशित रूप से किठौर सीट बीजेपी के खेमे में आई थी, वहां पे बीजेपी कभी नहीं रही किठौर में। अच्छा, पहली बार सत्यवीर त्यागी वहां से जीते थे, वो शाहिद मंजूर का गढ़ रहा है, शाहिद मंजूर वहां से 3 बार विधायक रहे। इस बार भी सपा ने शाहिद मंजूर पे ही भरोसा किया है किठौर के लिए। हाँ। तो इस बार सबसे पहले तो हम चर्चा इसी पे करना चाहेंगे, जो शहर वाली सीट है आपकी, जिस पर बीजेपी ने कमल दत्त शर्मा को बनाया है, और रफीक अंसारी सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और पिछली बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे जो बीजेपी के, उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार कमल दत्त शर्मा को क्या सोचकर प्रत्याशी बनाया है, और बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है कि इस सीट को वो कैसे जीत सकती है, क्या उसका वो है? देखिए, ये जो शहर, हालांकि यहाँ पे एक बात आपको मैं टोक दूं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बसपा के प्रत्याशी भी यहाँ पर मुस्लिम है, दिलशाद नाम के कोई प्रत्याशी है। बिल्कुल एक्चुअली इस सीट की जो इक्वेशन है वो मिली जुली इक्वेशन है। ये मेरठ शहर का इलाका पुराने शहर का इलाका है, ज्यादातर पुराने शहर के पुराने मेरठ के इलाके इसमें आते हैं, और मुस्लिम प्रत्याशी एक मुस्लिम वोटर्स जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। लगभग 3 लाख वोटर की ये विधानसभा क्षेत्र है, और उसमें 1.5 लाख के करीब मैंने सुना है कि मुस्लिम वोटर हैं। हाँ, तो मुस्लिम जिस तरफ जाएंगे तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ पे कभी भी मतलब मिला जुला रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को छोड़ दे तो यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी बहुत जीतते रहे हैं, चाहे शाहिद अखलाक हो, 1993 में शाहिद अखलाक यहाँ से जीते, फिर हाजी याकूब यूडीएफ से लड़े, 2007 में वो विधायक रहे, 2017 में अभी रफीक अंसारी ने वाजपेयी को हराया। तो इसलिए पार्टियों ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशियों पे बहुत भरोसा किया। बीएसपी ने दिलशाद को वोट दिया है, और सपा ने रफीक अंसारी को प्रत्याशी यहाँ बनाया है, और उधर हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने ब्राह्मण पे यहाँ पे दांव लगाया है। कांग्रेस से रंजन शर्मा यहाँ पे मैदान में है, तो ये चूंकि मिली जुली आबादी वाला है, मुस्लिमों के बाद दूसरी जो बड़ी आबादी है वो यहाँ पे ब्राह्मणों की और वैश्य वोट, इसलिए 2 पार्टियों से ब्राह्मण आ गए, 2 से मुसलमान। बिल्कुल। तो बसपा प्रत्याशी क्या इसमें ये माना जाए कि वोट काटेंगे, या फिर गठबंधन के बारे में जैसे कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने इस बार तय कर लिया कि हम गठबंधन को वोट देंगे हर जगह? देखिए, ये जो बसपा प्रत्याशी हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि वोट काटने की भूमिका में ही ज्यादा होंगे। जो मुख्य मुकाबला होगा वो इस बार भी बीजेपी और सपा के बीच ही रहने वाला है। अच्छा, और ये सरधना सीट मुझे अक्सर बहुत एक्साइट करती है। सरधना सीट पर ठाकुर संगीत सोम प्रत्याशी हैं, बड़े वोकल हैं और काफी सुर्खियों में रहते रहे हैं, और उनके प्रति अभी पिछले दिनों जब यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री आए थे, तो संगीत सोम के समर्थकों की नारेबाजी बड़ी जबरदस्त वहां सुर्खियों में रही थी। वो सामने डी में बैठ गए थे जहां नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो रहा था। संगीत सोम की संभावनाएं क्या है, क्योंकि उनके सामने अतुल प्रधान को टिकट दिया है गठबंधन ने, और उनके भी एस्पेक्ट्स यहाँ पे बढ़िया बताए जा रहे हैं। जी, सरधना सीट अब अगर पिछले 3 बार के चुनावों को देखें तो संगीत सोम और अतुल प्रधान की पूरी रणभूमि दिखाई देती है। इन दोनों के बीच बहुत कांटे का मुकाबला रहता है, और लकीली 2 बार से यहाँ से संगीत सोम जीत रहे हैं, और इस बार फिर सपा ने अतुल प्रधान को टिकट दिया है, जो अखिलेश के काफी करीबी माने जाते हैं। और लेकिन सरधना में ये है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक जो बीजेपी ने विकास का दांव खेला है, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सरधना विधानसभा क्षेत्र में है, तो वो बीजेपी कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है कि किसी एक दल की पारंपरिक सीट इसको नहीं कहा जा सकता।
अभी दो बार से बीजेपी है, उससे पहले यहाँ बीएसपी रही, लेकिन जो सपा है, भले ही अतुल प्रधान तीसरी बार मैदान में है, लेकिन सपा का बैड लक रहा कि सरदना पे वो कभी जीत नहीं हासिल कर पाई। तो सपा की पूरी कोशिश तो होगी कि इस बार सपा आ जाए, क्योंकि अतुल प्रधान का कहीं ना कहीं अब राजनीतिक भविष्य भी इस जीत से टिका होगा। अच्छा। हाँ जी, और इस सीट पे भी मुस्लिम वोटर्स बड़ी भूमिका में है, लगभग 75,000 यहाँ कांग्रेस से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से सैयद रेहानुद्दीन कोई हाँ जी, प्रत्याशी है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी सैयद रियानुद्दीन पे दांव लगाया, और जो अभी कांग्रेस में अभी आए हैं लगभग 6 महीने पहले, इससे पहले वो सपा में थे, और बीएसपी ने संजीव धामा पे दांव लगाया, जो संजीव भी इससे पहले रालोद में रहे हैं, और अभी वो बीएसपी से वहां मैदान में हैं। और इस सीट पे अगर देखें तो यहाँ भी मुस्लिम वोटर्स लगभग 75,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, उनका भी प्रभाव रहेगा। और उसके अलावा जो बड़ी संख्या है यहाँ पे ठाकुर, दलित और जाट इक्वेशन, वो भी बहुत काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि शायद संगीत सोम के जीत की वजह यही रही हो कि ठाकुरों का काफी प्रभाव इस सीट पर है। तो रोचक रहेगा यहाँ भी देखने का वाला मुकाबला रहेगा। अब इसके बाद जो सबसे दिलचस्प सीट आपके यहाँ है वो है हस्तिनापुर, वहां से एक हीरोइन मैदान में है, उनके बारे में बताइए जरा कुछ, वो क्या है? तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। जी, अर्चना गौतम कांग्रेस की यहाँ से उम्मीदवार हैं, और अभी जो सोशल मीडिया पे तस्वीरों की बात कही, प्रियंका गांधी ने अभी एक पीसी में कहा कि अर्चना गौतम के पहनावे पे सवाल उठाते हैं, योगी के पहनावे पे क्यों नहीं उठाते हैं, मोदी के पहनावे पे क्यों नहीं उठाते हैं। खुद अर्चना गौतम ने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो उन्होंने कहा कि छोटे कपड़ों से क्या होता है, अब पुरुष कोई बॉलीवुड से आके चुनाव लड़े तो उस पर तो आप कोई सवाल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल। तो वैसे मेरठ में जो है हीरो हीरोइनों का जलवा पहले से रहा है, नगमा लड़ चुकी है चुनाव। जी, नगमा लड़ चुकी है लोकसभा का चुनाव, और इसका क्रेडिट भी कांग्रेस को ही दिया जाना चाहिए कि वो बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे मेरठ के मैदान में उतारता रहा है। तो अर्चना का वहां पे क्या है, हस्तिनापुर सुरक्षित सीट पे क्या है सीन इस समय? जी, और अर्चना बेसिकली यहीं की रहने वाली है, फलावदा उनका मूल निवास है। तो इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया यहाँ से, और इस सीट पर नहीं, ये अर्चना क्या कभी कोई पॉलिटिक्स में इनका कुछ यहाँ सुना? नहीं, वो एकदम से ये नाम कहाँ से आ गया, कैसे हुआ ये बिल्कुल इस बारे में कहीं खबरें आपने छापी है वहां पे कि अर्चना गौतम का टिकट हुआ, कैसे हुआ इनका? ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो वो महिलाओं को टिकट देने की रणनीति 40% टिकट देने वाला, बिल्कुल उसके तहत 2 सीटें कांग्रेस ने यहाँ पर दी हैं, बबीता गुर्जर को टिकट दिया है किठौर से, और हस्तिनापुर से अर्चना गौतम को टिकट दिया है। तो ये अर्चना के लिए भी ये बहुत क्रूशियल समय है, क्योंकि उनका पहला चुनाव ये होगा, और राजनीति में पदार्पण ही हम उसको कह सकते हैं। लेकिन उनके सामने कुछ दिग्गज भी हैं, दिनेश खटीक जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, वो हस्तिनापुर से एक बार फिर से लड़ेंगे। ये रिजर्व सीट है। और योगेश वर्मा भी बड़े बाहुबली टाइप के हैं। हाँ, बाहुबली टाइप के हैं, सपा रालोद है, और हस्तिनापुर से वो पहले विधायक भी रह चुके हैं बीएसपी से। और बीएसपी ने संजीव कुमार जो एक व्यापारी नेता है, उनको टिकट दिया है। हस्तिनापुर के बारे में हर्षी मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं कि हस्तिनापुर से जो विधायक जीतता है, और तो उसी की सरकार प्रदेश में बनती है, अगर आप पुराना इतिहास देखें तो। अच्छा। अभी दिनेश खटीक पिछली बार जीते तो योगी जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले 2012 में प्रभुदयाल वाल्मीकि यहाँ से विधायक रहे सपा से, तो सपा की अखिलेश यादव बने। फिर उससे पहले 2007 में योगेश वर्मा रहे, तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। अच्छा। तो ये एक रोचक तथ्य है कि हस्तिनापुर से जो जीतेगा प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। लेकिन इधर जो विरोध की हम बात कर रहे थे, सवाल खास में विरोध रहा, तो गठबंधन में जो बातें चल रही हैं। हाँ, तो ये विरोध का सामना हस्तिनापुर में भी करना पड़ा इस बीजेपी को। यहाँ से एक गोपाल काली बीजेपी के विधायक रहे हैं, वो बिल्कुल खुल के विरोध में आगे टिकट के लिए, और जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन निर्दलीय के रूप में नामांकन पत्र भी ले लिया, अपना भी और अपने बेटे का भी। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि मुझे पास तो बीएसपी से भी संपर्क है, मैं बीएसपी से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन विरोध काफी किया गोपाल काली ने इस सीट पे।
अच्छा, तो अभी इस बार का जो सिनेरियो भी अब सभी कैंडिडेट्स हमने डिस्कस किए, सभी सीटों के, आपके 7-7 सीटों जी के, जी तो जी इस समय आपको जैसे पिछली बार आपने कहा कि यहाँ पे बीजेपी का 6-1 का आंकड़ा था जी जी 7 सीटों में से, इस बार हाँ आपको जी। क्या लगता है? एक जो कंक्लूजिंग एक नोट है आपका, वो क्या है फिलहाल मेरठ के बारे में हम्म अभी? हम्म देखिए हर्ष जी, बिल्कुल शर्तिया तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कैंट सीट की अगर हम बात करें तो सत्य प्रकाश अग्रवाल पे अगर मान लीजिए टिकट लगता तो वो लगभग माना ही जाता है कि 4 बार से वो लगातार विधायक है और बहुत मजबूत सीट। खैर, तो कंफर्म मुझे लग रहा है कि वहां इक्वेशन ही ऐसा है कि बीजेपी की इक्वेशन सीट वो पक्की है। इक्वेशन वो और कैंट के लिए सपा रालोद लगभग फिक्की गठबंधन मानी की जाती जो है। प्रत्याशी है मनीषा अहलावत, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि भारी प्रत्याशी हैं और एक्सपीरियंस है हाँ भी। हाँ, बाहरी प्रत्याशी है, तो कैंट सीट तो लगभग बीजेपी की मानी ही जाती है सबसे और बिल्कुल। दक्षिण वाली सीट जो है मेरठ वो दक्षिण, मेरठ दक्षिण तो 2012 में अस्तित्व में आई, और यहाँ से तो अभी 2 बार से बीजेपी ही रही है। रविंद्र भड़ाना रहे जिन्होंने राशिद अखलाक को यहाँ से हराया था, हाँ, और अभी सुमिंदर तोमर है, और तो तीसरी बार भी संभावना आप कह सकते हैं कि अभी तो यहाँ टक्कर में कोई रहा ही नहीं है कभी भी, दो केवल तीसरा ही चुनाव है और मेरठ सिटी दक्षिण वाली का। जो सीट है आपकी, शहर वाली सीट है इस पे? मेरठ शहर में बहुत कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि वो जो वोटर इक्वेशन है वो भी बिल्कुल शर्ती आप नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी की तरफ जाएगी, और प्रत्याशी भी मिले जुले प्रत्याशी है, या अभी जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी नॉन बीजेपी है, तो ये मुकाबला एक देखने लायक होगा शहर का। सरधना में संगीत सोम का आपको, आपके हिसाब से पलड़ा भारी इस बार भी है? हाँ, थोड़ा सा और पल्ला भारी है। हस्तिनापुर में दिनेश खटीक योगेश वर्मा में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, या क्या से लग रहा है आपको? योगेश वर्मा टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अभी जैसे दिनेश खटीक को मंत्री भी बनाया गया है, और इधर उनका जो प्रभाव रहा है वो भी काफी रहा इस 5 साल के दौरान। पार्टी ने उन्हें वैल्यू भी दिया है, उस दिन मोदी जी के वैल्यू भी प्रोग्राम में भी दिया, बैठे थे बिल्कुल वो, वहां थे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किठौर सीट पे सतवीर त्यागी के जो क्या एस्पेक्ट्स हैं, जो आपने कहा कि पहली बार बीजेपी ने जीती थी पिछली बार? हाँ जी हाँ, तो पार्टी ये मान के चल रही है कि सत्यवीर त्यागी ने वहां पे अच्छा काम किया है, लेकिन वहां टक्कर शाहिद मंजूर इस बार भी देंगे, क्योंकि वो वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो शायद, और सपा मानती है बहुत मजबूत उम्मीदवार उनको मान के चल रही है सपा भी शाहिद मंजूर को, तो वहां भी कांटे की टक्कर रह सकती है। और सिवाल खास में अब क्या होगा? जैसे मनिंदर पाल को कह रहे हैं कि बाहरी है, गुलाम जी मोहम्मद जी का जी, विरोध हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ भी जो टक्कर दिख रही है वो गुलाम मोहम्मद और मनिंदर पाल के बीच में दिखाई देगी, भले ही गुलाम मोहम्मद को लेके यहाँ पे विरोध रहा, लेकिन वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, और मनिंदर पाल का भी राजनीति विधायक भी में, रहे हैं, 2014 का चुनाव लड़ा जी था जी, लोकसभा का उन्होंने। हाँ जी। हाँ, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। और यहाँ पे तो मुस्लिम वोट जो मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो फैक्ट्स हैं, 95,000 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोट हैं इस सीट पे, बिल्कुल सिवाल खास बिल्कुल पे। बिल्कुल, तो ये यहाँ भी बीजेपी को कांटे की टक्कर रहेगी। चलिए अमित जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से कई चीजें हमें समझा दी। और वो हीरोइन है जो धन्यवाद। अर्चना गौतम, उनके बारे में बात थोड़ी कम हो पाई, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। उनके बारे में अगले वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे, और आपसे बिल्कुल मेरठ के बारे में बात होती रहेगी। आप हमारे संपर्क में रहिए। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं, एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।